नमस्कार दोस्तों, बीबीआई क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं त्रुवन कसाना। जैसे कि अपना चल रहा था अभी गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हम पढ़ चुके थे आराम शाह। आराम शाह ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आराम शाह के बारे में आपको एक अलग से पार्ट डाला है ताकि आपको एक आध क्वेश्चन वहाँ से मिल जाए। क्योंकि आराम शाह से मैं समझता हूँ कि एक आध या क्वेश्चन बाकी में ही वास्तविक रूप से बनता है। जैसे कि हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ चुके थे हम, और उसके बाद हमने देखा था कि आराम शाह। तो आराम शाह के बाद ही हिस्ट्री का, या कह सकते हैं कि गुलाम वंश में जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आज हम डालेंगे हेडिंग, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करते हैं तो पहला जो कह सकते हैं कि आराम शाह चल रहा था, तो आराम शाह को रफ कर दे रहे हैं। तो आराम शाह के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा भैया? तो वो रहेगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आप हेडिंग डाल लें, बस हेडिंग डाले करो, कहानी सुनते रहे करो, टेंशन ना लेने का। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है 1211 से लेके 36 तक। अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश की अगर हम देखते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं नाम से ही। तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है, एक मिनट रुक जाइएगा, क्या हो गया। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है भैया? तो आप बताएंगे साम्राज्य का स्वामी। इसके बाद या कह सकते हैं, या करके लिख सकते हैं साम्राज्य का रक्षक। साम्राज्य का रक्षक। तो कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश का अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक प्रतापी सुल्तान भी माना जाता है। तो इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो भाई सुल्तान, इसी को अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि आपका साम्राज्य का स्वामी, या कह सकते हैं कि साम्राज्य का रक्षक, या कह सकते हैं कि इल्तुतमिश को ही हम जानते हैं सुल्तान ए आजम। मतलब कह सकते हैं कि अभी हम नाम से ही डिस्कस कर रहे हैं कि इल्तुतमिश को हम कितने नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं कि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइएगा साम्राज्य का स्वामी किसको कहा जाता है गुलाम वंश में, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश को। या साम्राज्य का रक्षक किसको कहा जाता है गुलाम वंश में, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश को। सुल्तान ए आजम किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश को। तो अगर हम बात करते हैं इसी इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि इसी सुल्तान की इसने एक उपाधि भी ली थी। अगर हम बात करते हैं तो इसकी उपाधि की बात देखें तो उपाधि क्या थी इसकी, तो वो सुल्तान थी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया था भैया? सुल्तान ए आजम कहा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश की सबसे प्रसिद्ध उपाधि क्या थी, तो आप बताएंगे यही आपका सुल्तान, या कह सकते हैं कि सुल्तान ए आजम। तो इस तरह से पता चलता है कि हमारे इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नाम से डिस्कस मिल सकता है कि ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं कि बताइएगा साम्राज्य का स्वामी, या साम्राज्य का रक्षक, या सुल्तान ए आजम, या सुल्तान की उपाधि किसने ली थी भारत में पहली बार गुलाम वंश में, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश में। तो इल्तुतमिश के बारे में ये हमें कुछ विशेष जानकारी रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, देखिएगा मित्रों, तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बनता है तो सुल्तान बनने के बाद उसके सामने बहुत अनेक समस्याएं थी। तो हमने समस्याएं क्या थी, तो मैं आपको समस्याएं भी बताऊंगा। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनता है
तो सुल्तान बनने के बाद बताते हैं कि उसका जो शासन था बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब आराम शाह राजा बनता है, अगला सुल्तान बनता है, तो बताते हैं कि आराम शाह के शासनकाल में इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी थी कि मैं समझता हूं कि इल्तुतमिश को संभालने के लिए बड़ा ही समय चाहिए था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश के सामने क्या क्या समस्याएं थी, तो हम देखेंगे आज सुल्तान बनने से पहले, इल्तुतमिश के बाद, या कह सकते हैं कि सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश के सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो इल्तुतमिश की अब हेडिंग डालेंगे, इल्तुतमिश की समस्याएं। इल्तुतमिश की समस्या। तो भैया इल्तुतमिश की जो समस्या थी अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी समस्या थी, तो देखिएगा इल्तुतमिश की समस्या क्या क्या थी। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी भैया, सबसे पहली अगर समस्या की बात करते हैं तो वो था यलदोज। यलदोज सबसे पहली समस्या की अगर हम बात करते हैं तो जिस समय इल्तुतमिश सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे बड़ी जो समस्या थी उसके सामने वो क्या थी, यलदोज की। उसके बाद जो अगली समस्या थी अगर हम बात करते हैं तो वो थी नसरुद्दीन कवाचा। दो समस्या तो ये हो चुकी हैं, और क्या समस्या थी देखिएगा। तो अगली जो समस्या थी अगर हम बात करते हैं तो वो थी, अगर हम देखें, गुलामों की। गुलामों की क्या समस्या थी, तो गुलामों की समस्या ये थी कि इल्तुतमिश को कोई भी व्यक्ति, कोई भी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का गुलाम ही समझता था, ना कि उसे राजा समझता था। इसीलिए बहुत बड़ी समस्या अगर हम देखें जो उभर के आ रही थी वो थी गुलामों की। चौथी समस्या की अगर हम बात करते हैं तो वो थी अली मर्दाना। अली मर्दाना। तो अली मर्दाना के साथ जो अगली समस्या थी वो थी रणथंबोर। अगर हम बात करते हैं रणथंबोर से, तो रणथंबोर की समस्या थी, तो वो भी मैं बताऊंगा कि अगली जो माफी चाह रहा हूं, यहां पर हम नामों की लिस्ट देख रहे हैं कि किस किस की समस्या थी। तो यहां पर है वीर नारायण। अगली समस्या क्या थी, वीर नारायण, वीर नारायण की थी। छठी समस्या जो थी अगर हम बात करते हैं वो थी मंगोल, या मंगोलों में अगर हम बात करते हैं चंगेज खां। तो ये जो अगर हम बात करते हैं तो जब इल्तुतमिश अगला सुल्तान बनता है दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे बड़ी जो समस्या उसके सामने उभर के आती हैं वो थी 6 समस्या। अगर हम प्रमुख समस्याओं की बात कर रहे हैं जो कि उसको राजा बनने से रोक रही थी, जो कि राजा बनने के बाद उसको इन समस्या को क्या करना था भैया, हल करना था। तो सबसे पहली जो समस्या थी वो यलदोज की थी। उसके बाद जो समस्या थी वो थी आपकी नसरुद्दीन कवाचा। उसके बाद जो समस्या थी वो थी गुलामों की। अगली जो समस्या थी वो थी अली मर्दाना की। अगली जो समस्या थी वो किसकी थी, वीर नारायण की। जो अगली समस्या थी वो थी चंगेज खां की। अगर हम बात करते हैं तो यलदोज कौन है, तो यलदोज कोई और नहीं है, वही मोहम्मद गोरी का गुलाम है। और नसरुद्दीन कवाचा कोई और नहीं है, वही मोहम्मद गोरी का गुलाम है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसी यलदोज को जो राजा बनाया जाता है, तो वो कहां का बनाया जाता है, वो गजनी का बनाया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जिस समय इल्तुतमिश राजा बना था तो इसके पास ये राजा कहां का था, वो था ये गजनी का। अगली अगर हम बात करते हैं तो जो नसरुद्दीन कवाचा था तो इसके पास था सिंध एवं मुल्तान। तो इसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो जिस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी, तो मैंने बताया था इससे पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक जब मैं पढ़ा रहा था, तो यलदोज कहां का राजा था, गजनी का, और नसरुद्दीन कवाचा कहां का था, सिंध एवं मुल्तान का सूबेदार। गुलामों की अगर हम बात करते हैं तो गुलाम कोई और नहीं है, जैसे कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, वैसे ही कुछ अन्य गुलाम भी
दिल्ली सल्तनत में रह रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश क्या बने भैया, राजा बने। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो विद्रोह हुआ था दिल्ली के अंदर तो वो किसका हुआ था, वो गुलामों को हुआ था। अगर हम अली मर्दाना की बात करते हैं तो ये बंगाल से विद्रोह करेगा। अगर हम बात करते हैं, अभी इसकी कहानी बाद में आएगी, तो ये कहां से विद्रोह करेगा, बंगाल से। अगर हम बात करते हैं तो वीर नारायण भी इल्तुतमिश के सामने विद्रोह करेगा, तो ये कहां से करेगा, रणथंभौर से। अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से विद्रोह करेगा, रणथंभौर से। चंगेज खां आप जानते हैं ये मंगोल से आएगा, सभी को पता है चंगेज खां जो आएगा वो कहां से आएगा, मंगोल से आएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश जिस समय राजा बनता है तो उस समय अगर हम पता चलता है कि इस तरह से इल्तुतमिश के सामने ये सबसे बड़ी समस्याएं जो थी वो यही थी कि इल्तुतमिश इन समस्याओं का समाधान कैसे करेगा, तो वो कहानी को हमें जानना है। तो देखिएगा हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने पेन कॉपी लेके सभी स्टूडेंट बैठ जाएं और एक तरह से जहां आपको लगे कि हमें नोट करना है वहां आप नोट कर सकते हैं मेरे वीडियो को। और मेरी जो लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाएगी या कह सकते हैं कि जो टॉपिक में अंदर जो भी आपको समझाया जाएगा, जहां आपको लगे कि हाँ मुझे नोट करना है वहां नोट करिएगा, बाकी आप पेन कॉपी लेकर एक कहानी को समझते रहें। देखिएगा मैं कहानी स्टार्ट करता हूं यहां से। तो कहानी कहां से स्टार्ट होती है, यलदौज से। तो बताते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश राजा बनने के बाद अगर हम बात करते हैं कि जिस समय ये आराम शाह की, किसकी भैया, आराम शाह की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है। किस युद्ध में, जिद के युद्ध में। तो बताते हैं कि इस युद्ध में आराम शाह की हत्या हो जाने के बाद यही इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो जिस समय आराम शाह की हत्या करता है जिद के युद्ध में, तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का क्या था भैया, ये क्या था भैया, बदायूं का सूबेदार था। क्या था भैया, बदायूं का सूबेदार था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले ये कहां का सूबेदार था, बदायूं का। तो बदायूं का सूबेदार का पद का त्याग करके, एक तरह से सूबेदार के पद का त्याग करने के बाद ये सुल्तान की उपाधि से क्या बनता है, राजा बनता है। तो बताते हैं कि जिस समय ये राजा बनता है तो उस समय राजा बनने के बाद सबसे बड़ा अगर कोई विद्रोह हुआ था तो वो किसका हुआ था, यलदौज का। तो यलदौज का विद्रोह होने का कारण क्या था, यलदौज तो एक तरह से वही मोहम्मद गोरी का गुलाम है, तो ये विद्रोह क्यों करेगा, ये तो चाहते हैं कि भारत में क्या हो, तुर्की साम्राज्य का विस्तार हो, तुर्की साम्राज्य का एक तरह से बोलबाला हो। तो आखिर इसका विद्रोह क्यों हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, इसका विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि ये कहां का राजा है, गजनी का। कहां का राजा है, गजनी का। तो गजनी की अगर हम बात करते हैं तो गजनी में एक ख्वाजिम शाह हुआ था, ख्वाजिम शाह। कहीं ख्वारिम शाह भी आएगा, कहीं ख्वारिम शाह भी आएगा, कहीं ख्वाजिम शाह भी आएगा। तो ख्वाजिम शाह की अगर हम बात करते हैं तो इसने बताते हैं कि मोहम्मद गोरी को, देखिएगा बाद में क्या कर रहा हूं, मोहम्मद गोरी को इसने बताते हैं कि दो बार बताते हैं कि इसी गजनी में क्या है, इसकी पराजय की थी। कह सकते हैं कि ख्वाजिम शाह एवं मोहम्मद गोरी के बीच में कुछ लड़ाइयां हुई थी और उस लड़ाई के बीच में बताते हैं कि मोहम्मद गोरी इससे मोहम्मद गोरी ख्वाजिम शाह से क्या हुआ था, परास्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो उसी गजनी को हथियाना चाहता है कौन, ख्वाजिम शाह। और ख्वाजिम शाह के सामने जो चुनौती रहता है वो रहता है यलदौज। बताते हैं कि ख्वाजिम शाह ने जिस समय गजनी पर आक्रमण किया तो बताते हैं कि यहां पर गजनी छोड़कर, देखिएगा गजनी छोड़कर यलदौज भागता है कहां के लिए, यही गजनी छोड़कर भागता है भारत के लिए। और भारत में अगर हम बात करते हैं तो गजनी छोड़कर यलदौज जब भागता है भारत के लिए तो इसी को शरण में कह सकते हैं कि यही यलदौज शरण में लेता है पंजाब एवं लाहौर।
बताते हैं कि पंजाब एवं लाहौर में शरण लेता है और शरण लेने का मुख्य कारण यही था क्योंकि यहां पर यलदौज अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहता था और यही हुआ कि यलदौज ने एक तरह से जो नसरुद्दीन कवाचा था सिंध एवं मुल्तान उसके अधीन जो आते थे पंजाब एवं लाहौर, क्योंकि सिंध एवं मुल्तान के अलावा भी नसरुद्दीन कवाचा के हिस्से में आया करता था, या कह सकते हैं कि नसरुद्दीन कवाचा पंजाब एवं लाहौर की कमान भी खुद स्वयं सौंप रहा था। इसीलिए बताते हैं कि यहां पर आपके यलदौज ने आपके पंजाब एवं लाहौर पर कब्जा कर लेता है, और जब लाहौर एवं पंजाब पर कब्जा कर लेता है तो बताते हैं कि इसी नसरुद्दीन कवाचा को लाहौर एवं पंजाब छोड़ना पड़ता है और नसरुद्दीन कवाचा की जो सीमा रेखा रह जाती है, जो सीमा रह जाती है वो सिंध एवं मुल्तान तक रह जाती है। अगर हम बात करते हैं मित्रों कि जब ये गजनी से भागा है भारत के लिए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से समस्या किसके लिए बन सकता है? इल्तुतमिश के लिए। अब इल्तुतमिश के लिए समस्या क्या है इसकी, तो मैं आपको बताऊं तो इसकी समस्या ये है कि जब ये गजनी में अपने पैर नहीं जमा पाता है तो ये दावा करता है, किसका? इल्तुतमिश के सामने दावा रखता है कि मैं जो राजा हूं वो पंजाब एवं लाहौर के अलावा कहां का हूं? दिल्ली का। मुझे क्या चाहिए? मुझे पंजाब एवं लाहौर के अलावा दिल्ली भी चाहिए। अब इल्तुतमिश के यहां पर होश उड़ जाते हैं और सोचता है इल्तुतमिश कि भाई अभी तक तो मैं समस्या देख रहा था कि मंगोलों की समस्या थी, अभी तक मैं देख रहा था समस्या कुछ अर्थव्यवस्था जैसी, राजनीतिक सत्ता जैसी समस्या थी, अचानक ऐसी समस्या कैसे हो चुकी है? और एक तरह से कोई अचानक एक व्यक्ति आकर दावा करता है कि मैं दिल्ली का राजा हूं, आपको अधिकार दिल्ली पर नहीं है। तो ये कोई और नहीं, ये कोई मोहम्मद गोरी का ही गुलाम है। और मैं आपको बता चुका हूं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन है? यलदौज है। बताते हैं कि इल्तुतमिश ने इसके सामने समस्या का कह सकते हैं समाधान निकालना चाहा कि ठीक है कि आप आइएगा और आप क्या हैं? दिल्ली के राजा हैं, आप अपनी व्यवस्था को संभालिएगा। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि यलदौज नहीं समस्या का हल निकाल सकता है, इल्तुतमिश ही समस्या का हल निकाल सकता है। इसीलिए बताते हैं कि कई बार इसको प्रयास किया समझाने का यलदौज को, लेकिन यलदौज अपनी शक्ति का विस्तार करता चला गया। और बताते हैं कि एक दिन 1215 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं कि यलदौज एवं आपके इल्तुतमिश के बीच 1215 ईस्वी में तराइन का तीर्थ युद्ध होता है। और बताते हैं कि इस भीषण युद्ध के पश्चात हमें ये जानकारी मिलती है कि इसमें यलदौज की पराजय होती है और यलदौज लड़ते हुए वीरगति को क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से पता चलता है कि इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार दिल्ली सल्तनत में गजनी को भी मिला लिया और इस तरह से पहली समस्या का भी समाधान इल्तुतमिश ने बहुत आसानी से निकाल लिया। इसके बाद बताते हैं कि पंजाब एवं लाहौर भी इल्तुतमिश के कब्जे में आ जाता है, लेकिन अगली जो समस्या बन रही थी वो अगली समस्या किसकी थी? इसी नसरुद्दीन कवाचा की, जो कि सिंध एवं मुल्तान में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था और इल्तुतमिश के सामने एक तरह से सत्ता स्थापित करना चाहता था। लेकिन बताते हैं कि यहां पर नसरुद्दीन कवाचा इतना शक्तिशाली नहीं था जो कि इल्तुतमिश का वो सामना कर सके। इसीलिए कुछ समय पश्चात हमें यह उल्लेख मिलता है कि नसरुद्दीन कवाचा ने जिस समय इल्तुतमिश अपनी सेना लेके सिंध और वे मुल्तान को जीतने पहुंचा था, तो बताते हैं कि युद्ध से पहले ही नसरुद्दीन कवाचा ने आत्महत्या कर ली थी। और इस तरह से पता चलता है कि इल्तुतमिश की धीरे धीरे यलदौज वाली समस्या भी समाप्त हो जाती है और आपके नसरुद्दीन कवाचा वाली भी समस्या समाप्त हो जाती है। बहुत ही दिक्कत है। समझता हूं कि कहानी समझ में आ रही होगी, लेकिन कहानी और भी समझ में आएगी, थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिएगा, दो समस्या समाप्त हो जाती है। अगली जो समस्या होती है कि जब इल्तुतमिश राजा बनने के बाद दो समस्याओं का समाधान निकाल लेता है, तो अगली जो तीसरी समस्या हो जाती है वो गुलामों की हो जाती है। अच्छा, गुलामों की समस्या क्या है? गुलाम कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलामों की कोई समस्या नहीं है। गुलाम क्या चाहते हैं? गुलाम वही है जैसे कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो गुलाम तो प्रमुख थे,
इसीलिए हमने 3-4 लोगों का नाम लिया, लेकिन गुलाम तो और भी हैं, छोटे छोटे गुलाम हैं। उनकी अगर हम बात करते हैं तो गुलामों की यह समस्या थी कि जिस समय इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो जिस समय ये सुल्तान बना था, तो सुल्तान बनने के बाद बताते हैं कि गुलामों ने ये कहा था कि हम इल्तुतमिश को राजा नहीं मानते, और इसीलिए बताते हैं कि इसके शासनकाल में विद्रोह पे विद्रोह हो रहे थे। लेकिन बताते हैं कि इसी इल्तुतमिश ने इन्हीं गुलामों में से, अगर हम बात करते हैं इन्हीं गुलामों में से 40 लोगों का क्या बनाया, एक संघ बनाया, और संघ बनाने के बाद पता चलता है कि सभी को कहा कि मैं एक राजा नहीं हूं, मैं ना सुल्तान हूं, और जो एक तरह से दिल्ली सल्तनत में अपनी योगदान देगा वही एक तरह से क्या होगा, सुल्तान होगा। तो इसीलिए 40 लोगों का संघ बनाता है, और इसी 40 लोगों के संघ को कहा जाता है तुर्क-ए-चहलगानी। क्या कहा जाता है? इन्हीं 40 लोगों के संघ को, जो इल्तुतमिश के द्वारा 40 लोगों का संघ बनाया गया था, इसको कहा गया था तुर्क-ए-चहलगानी। क्या कहा गया था? तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया था। या कह सकते हैं चालीसा का गठन, चालीसा का गठन। तो आपसे पूछा जा सकता है 40 तुर्क सरदारों के गठन को क्या कहा गया था? तुर्क-ए-चहलगानी, या इसका अन्य नाम क्या था? 40 तुर्क सरदारों का गठन। तो इस तरह से पता चलता है कि यहां पर भी क्या हो जाती है, यह समस्या समाप्त हो जाती है। अगली जो समस्या होती है वो बंगाल से उठ जाती है। बंगाल में बताते हैं कि अली मर्दाना अपनी सत्ता को स्थापित कर देता है, और स्वयं को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है, और कहता है कि मैं ना तो दिल्ली सल्तनत के अधीन हूं और ना ही एक तरह से लाहौर एवं पंजाब के अधीन हूं। बताते हैं कि यहां पर कर देने की एक मुद्दा उठता है, क्योंकि इल्तुतमिश अपने सैनिकों को भेजता है बंगाल के लिए, और बंगाल से कोई भी कर नहीं मिल पाता है। इसीलिए बताते हैं कि यहां पर इल्तुतमिश के सामने अगली जो समस्या बन चुकी थी वो कर लेने की समस्या बन चुकी थी, क्योंकि इल्तुतमिश के सामने जो अगली जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती पूर्वक था वो बंगाल से थी अली मर्दाना। और अली मर्दाना को कई बार दंडित करने का प्रयास किया गया, लेकिन अली मर्दाना बार बार यहां से बंगाल छोड़कर एक तरह से उड़ीसा के जाजनगर के जंगलों में जाकर छुप जाया करता था। बताते हैं कि अली मर्दाना के पास बहुत बड़ा संघ था, इसीलिए इल्तुतमिश इसको नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन बताते हैं कि जब सारी सेनाएं परास्त हो जाती हैं, सारी सेनाएं एक तरह से नाकाम रह जाती हैं, तो अंत में जाकर इल्तुतमिश अपनी विशाल सेनाओं के साथ बंगाल पहुंचता है। और जब बंगाल पहुंचता है तो बताते हैं कि बंगाल में अली मर्दाना मौजूद नहीं रहता है, इसीलिए पूरे बंगाल को घेर लिया जाता है। और घेर जाने के बाद कुछ लोगों की बताते हैं कि इल्तुतमिश हत्या करा देता है, जो कि अली मर्दाना के कुछ संबंधी थे। बताते हैं कि यह सूचना अली मर्दाना को मिलती है, तो अली मर्दाना जाजनगर के जंगलों में अपने काफी सैनिकों के साथ इल्तुतमिश का सामना करने के लिए तैयार था। बताते हैं कि इल्तुतमिश को सूचना मिलती है कि अली मर्दाना बंगाल छोड़कर एक तरह से उड़ीसा भाग चुका है, इसीलिए बंगाल से रवाना हो जाता है इल्तुतमिश उड़ीसा के लिए। और उड़ीसा में जाता है तो जाजनगर के जंगलों में उसको सूचना मिलती है कि अगर अली मर्दाना को पकड़ना है तो जाजनगर के घने जंगलों में से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बताते हैं कि यहां पर इल्तुतमिश अपनी सेना के साथ जाजनगर के जंगलों में उसको ढूंढने लग जाता है, लेकिन इल्तुतमिश को कोई भी कह सकते हैं कि अली मर्दाना का सैनिक हाथ नहीं लगता है। अंत में जाकर थक जाता है इल्तुतमिश, और अंत में जाकर यही निर्णय लेता है कि क्यों ना एक तरह से जाजनगर के घने जंगलों को आग लगा दी जाए। बताते हैं कि अली मर्दाना का यही कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का यही प्रयास बहुत सफल रहा था। इल्तुतमिश ने पूरे जाजनगर के घने जंगलों को आग लगवा दी, और इस तरह से पता चलता है कि अली मर्दाना उस घने जंगलों में जलकर राख हो जाता है। तो इस तरह से देखिएगा, हम बात करते हैं तो अली मर्दाना की समस्या भी समाप्त हो जाती है। अगली समस्या जो होती है वो वीर नारायण की होती है। वीर नारायण की समस्या कहां से उभरता है? तो वो रणथंभौर से उभरता है। रणथंभौर में क्या समस्या थी? रणथंभौर की यह समस्या थी क्योंकि यहां पर राजपूतों ने भी अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके थे। ये सारी समस्या क्यों हो रही है इल्तुतमिश के शासनकाल में?
तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तो जिस समय एक तरह से कह सकते हैं कि आराम शाह गद्दी पर बैठता है, तो कुछ अपने कह सकते हैं कुछ राजपूत राजाओं ने अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके थे, और ये समस्या भी अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश के सामने होती है, और इल्तुतमिश रणथंबोर को जीत लेता है और वीर नारायण की क्या हो जाती है, इसमें पराजय हो जाती है। अगली जो समस्या होती है वो चंगेज खां की होती है, और चंगेज खां की जो सबसे बड़ी समस्या, अगर भारत पर कोई सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था वो मंगोलों का था, और मंगोल अपनी सेना लेकर सिंधु नदी तक पहुंच चुके थे, सिंधु नदी को पार करने ही वाले थे। इसीलिए बताते हैं कि इल्तुतमिश चंगेज खां के साथ या मंगोलों के साथ एक मित्रता का प्रस्ताव रखता है, और इस तरह से पता चलता है कि हमें एक तरह से मंगोलों के खतरे को इल्तुतमिश समाप्त कर देता है। और जब ये समस्या समाप्त हो जाती है तो इल्तुतमिश एक तरह से दिल्ली सल्तनत का एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि मैं समझता हूं कि आज तक किसी भी ऐसे गुलाम वंश के राजा ने दिल्ली सल्तनत को ऐसी एक मजबूत स्थिति में खड़ा नहीं किया था, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं भी थी जो कोई राजा नहीं निकाल पाता था, उसके पास अगर किसी के पास वो हल था तो वो इल्तुतमिश के पास था। मित्रों अगर मैं समझता हूं कि अगर आपको लगता है कि बीबीआर क्लासेस पे बाकी में ही कुछ पढ़ाया जा रहा है जीएस, तो मित्रों इस चैनल को एक तरह से क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जरूर इस वीडियो के में आप कमेंट जरूर करें कि सर हमें इस तरह से पढ़ना है। अगर आप जैसा कहेंगे, पहली तो बात तो मेरा ये तरीका है, मैं ऐसा ही पूरा इतिहास आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन कुछ अन्य सब्जेक्ट की भी अगर कोई डिमांड हो आपका, जैसे ज्योग्राफी हुआ, जैसे आपका कह सकते हैं पॉलिटी हुआ, जैसे कह सकते हैं कि बायो हुआ, कुछ यूपी का कोई कह सकते हैं कि यूपी का कोई एग्जाम हुआ या राजस्थान से संबंधित कोई एग्जाम हुआ, तो आपको मैं उसका भी पहुंचा सकता हूं। आप ये ना सोचें कि बीबीआर क्लासेस पर सिर्फ आपको हिस्ट्री ही मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मेरी मेहनत आपको लगता है कि बाकी में मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, या बीबीआर क्लासेस आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट में बताएं कि सर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और आप ये बताएं मुझे, ये भी कॉमेंट में लिखें कि हमें पूरे जीएस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका कि सर हमें आज तक ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं वास्तविक आपसे बताता हूं कि बीबीआर क्लासेस पे आपको जीएस का वास्तविक रूप से कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको विशेष रूप से आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अपनी लैंग्वेज में, कि मैं समझता हूं कि आप एक दिन बता रहा हूं कि उस टॉपिक के एक डॉक्टर बन जाएंगे, एक मास्टर बन जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक में अगर टॉपिक तो हमने बहुत पढ़े लेकिन शायद हमने जीएस ऐसा नहीं पढ़ा। तो तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि इस कहानी को विराम दिया जाए, और मैं समझता हूं कि यहां से सारे क्वेश्चन आपके हो भी चुके होंगे हल। और मैं समझता हूं कि कुछ जैसे कि अगर पूछा जाए, जैसे कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, जैसे मान लीजिएगा आपसे पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। पूर्ण निर्माण की बात करें तो इल्तुतमिश ने कराया था। अगर हम बात करें तो सुल्तान की उपाधि मैं आपको बता चुका हूं। तो मेरी कहानी को आप, मैं ऐसा तो नहीं कि आपको वन लाइनर लिखा है कि यहाँ पर भैया वन लाइन लिखवाऊंगा कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम बनाया था, ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको वादा कर चुका हूं। मैं इस तरह से कहीं भी नहीं पढ़ाता हूं। जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा रोल है इतिहास के अंदर, वही मैं आपके सामने पेश करूंगा। जैसा आपको अच्छा लगे तो आप उसको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।